हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सोल्वेंसी रेशोज। कौन सी रेशोज है बेटा? सोल्वेंसी रेशोज। सवाल ये है कि हम सोल्वेंसी रेशो निकालते क्यों हैं बेटा? सोल्वेंसी रेशो हमारी जो कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए निकाली जाती है। कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं? करंट रेशो, लिक्विड रेशो, यानी कि लिक्विडिटी रेशोज निकालते हैं। लेकिन अगर वहीं हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना हो तो हम निकालते हैं सोल्वेंसी रेशोज। सोल्वेंसी रेशोज में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले है हमारा डेट इक्विटी रेशो, सेकंड है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशो, थर्ड है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, तो डेट इक्विटी रेशो यानी कि डेट और इक्विटी का रिलेशनशिप यहां पर हम चेक कर रहे हैं, है ना बेटा? क्या चेक कर रहे हैं? डेट इक्विटी का मतलब डेट और इक्विटी के बीच का रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा शेयर होल्डर फंड है उसका कितना टाइम्स तुम्हारा डेट्स है ना? यहां पर मान लो हमने इक्विटी, हमारी शेयर होल्डर फंड है हमारा 2 लाख और डेट है हमारे 10, ठीक है? तो इसका मतलब 5 टाइम्स रेशियो, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? 5/1, यानी कि जितना हमारी इक्विटी है उसका 5 टाइम्स हमने क्या कर रखा है? नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है? नॉन सीएल का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी हमने यूज की हुई है। इतना हमारा है, इतना हमने बाहर से लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, ठीक है? फिर है हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशो, यानी कि रिलेशनशिप यहां पर किस किस का है? एक तो टोटल एसेट और एक डेट का, ठीक है बेटा? एक रेशो में एक सबसे अच्छी बात यह कि जो पहले आएगा वो ऊपर आएगा, जो बाद में आएगा वो नीचे। जैसे हमारा टोटल एसेट है तो टोटल एसेट ऊपर और डेट नीचे है हमारा। ओके, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा? टोटल एसेट अपॉन में डेट्स। डेट्स वही नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है? वैसे बेटा नॉन करंट लायबिलिटी में 4 हेड हैं: लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लेकिन तुम्हारे लिए मैक्सिमम 2 ही आएंगे, या तो लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा प्लस एक आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 99.9% तुमसे एग्जाम में सिर्फ इन्हीं 2 के बारे में पूछा जाएगा। तो यही तुम्हारे लिए क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा? डेट बोलेंगे। ओके, तो यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि जितना हमारा डेट है, यानी कि बाहर से हमने लॉन्ग टर्म लिया उसका कितना हमारे पास टोटल एसेट है। ओके, फिर हमारा क्या है? प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो क्या है? प्रोप्राइटर फंड चेक करने के लिए की जा रही है ये, है ना? तो यानी कि शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट्स में शेयर होल्डर फंड का जो है कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है? यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को चेक कर रहे हैं। फिर हमारा क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स या डेट्स, ठीक है? यहां पर हम क्या चेक कर रहे हैं बेटा? कि जितना हमें इंटरेस्ट पे करना है उसका कितना टाइम्स हमारे पास प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट है। यानी कि जितना हमें इंटरेस्ट देना है, मान लो इंटरेस्ट देना है 1 लाख, प्रॉफिट हुआ 9 लाख, तो इसका मतलब जितना इंटरेस्ट देना उसका 9 टाइम्स हमारे पास प्रॉफिट है। तो ये जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही अच्छा मानते हैं इसको, और जितनी कम होती है उतनी इसको वीक मानते हैं, ठीक है बेटा? तो इसलिए हमारा ये रेशो क्या है? टाइम्स में लिखने के, टाइम्स में भी जितने ज़्यादा टाइम्स होगा उतना वो अच्छा होगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, इनको बहुत ध्यान से आप देखिए जरा। यहां पर ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो निकालना है। सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखें, डेट इक्विटी रेशो। क्या फॉर्मूला है बेटा इसका? डेप्ट अपॉन में इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है? इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड। हमें पता है, हमने बैलेंस शीट को अच्छे से लर्न किया हुआ है, हमें पता है बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड में बेटा क्या क्या आता है? एक तो शेयर कैपिटल, यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हो सब कुछ। दूसरा हेड क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा हेड क्या है? मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया कि मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आप ये मान लो आपके लिए इक्विटी या शेयर होल्डर फंड, इसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स फंड, ये। और डेट में क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में बेटा हमारा क्या होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यही 2 आपसे मेनली पूछे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड निकाल लेते हैं। चलो, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल, एक तो हमारी इक्विटी शेयर है 1 लाख रुपए की, तो हमारा एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हमारे लिए प्रेफरेंस भी दे रखा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई, एक सारे रिजर्व एंड सरप्लस, एक जनरल रिजर्व दे रखा है, एक सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है। तो ये सारी चीजें हमारे किस में आती हैं? शेयर होल्डर फंड में। तो इक्विटी हमारी कितनी आ गई बेटा? 1 लाख,
प्रेफरेंस शेयर हमारे पास कितने थे 50,000, जनरल रिजर्व हमारे पास था 45,000 और P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना हमारे पास 20,000। तो यहां से ये हमारा क्या आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। ओके बेटा, तो ये हमारा आ गया 2,15,000। और हमारा डेट्स की हम बात करें तो डेट में क्या आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी सिर्फ एक ही दे रखी है डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है डिबेंचर, तो यहां पर क्या है 10% डिबेंचर, सिर्फ ये एक ही है। और ये हमारा कितना आ गया है 10% डिबेंचर है हमारे 75,000 के। तो दोनों हमने निकाल लिया, ये 2,15,000 है, ये 75,000 है, इसको फॉर्मूले में पुट कर दो बस। तो डेट हमारा है 75,000 और ये आ गया 2,15,000 और यहां से इनकी जो भी रेशो आई वो आप निकाल लेंगे। ओके, तो यहां से क्या आ गया हमारा 0.348 और भी था पर 3 डिजिट तक ले लो अपॉन में 1, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है डेट इक्विटी रेशो। ओके, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो भी पूछा है, एक प्रोप्राइटरी रेशो ही पूछा है। तीनों के फॉर्मूले हमने अभी भी डिस्कस किए, तीनों को डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, या तो डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है डेप्ट अपॉन में इक्विटी, या तो क्लियर दे रखा होगा भाई इक्विटी में हमारा यानी कि शेयर होल्डर फंड में क्या आता है शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। डेट में क्या आता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। या तो आपको सब कुछ क्लियर गिवन होगा, क्लियर गिवन नहीं होगा तो फिर वही बैलेंस शीट को यूज करके हम फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट को हमें यूज करना अच्छे से आता ही है, हमने पहले भी देखा है। ये हमारी एक बैलेंस शीट होती है ना। हमें क्या चाहिए शेयर होल्डर फंड चाहिए। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, ये हम क्या कर सकते हैं टोटल कर लो एसेट को, जो एसेट का टोटल आएगा वही लायबिलिटी का टोटल आएगा। लायबिलिटी के टोटल में से ये टोटल डेट्स यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। ऐसे भी हम शेयर होल्डर फंड को निकाल सकते हैं, यानी कि बैलेंस शीट को यूज करके आप शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो आपको अगर आपको टोटल डेट्स दे रखा है और करंट लायबिलिटी भी दे रखा है, तो टोटल डेट्स क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का सम। तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इस तरह से बैलेंस शीट को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं शेयर होल्डर फंड भी निकाल सकते हैं, डेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको बस ये ध्यान रखना है एसेट साइड में क्या होता है हेडिंग नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और लायबिलिटी में हमारे क्या हेड होते हैं शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के सबको क्या बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। इन दोनों के सम को हम क्या बोलते हैं टोटल डेट्स। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा शेयर होल्डर फंड। देखो कहीं भी शेयर होल्डर फंड नहीं दे रखा। शेयर होल्डर फंड क्या होता है शेयर कैपिटल, पूरे क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है ही नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस, पूरे क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, पूरे क्वेश्चन में नहीं है। शेयर होल्डर फंड क्या होता है बेटा, सबसे पहले क्या आता है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तीनों ही क्वेश्चन में नहीं है तो हमें अलग तरीके से निकालने पड़ेंगे, बैलेंस शीट को यूज करना पड़ेगा, है ना। बैलेंस शीट को यूज करने के लिए हमें यहां शेयर होल्डर फंड चाहिए। अब देखते हैं जरा शेयर होल्डर फंड को कैसे निकाल सकते हैं। टोटल लायबिलिटी में से अगर करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। अभी हम क्या करते हैं टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी क्या होते हैं बेटा बराबर होते हैं। तो लायबिलिटी के सारे हेड तो दे नहीं रखे, लेकिन एसेट के सारे हेड हमारे पास हैं, तो एसेट से निकाल लेते हैं। हमारा क्या होता है नेट फिक्स एसेट, यानी कि फिक्स एसेट पूरा दे रखा है। फिर हमारा क्या है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन करंट एसेट का पार्ट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, क्योंकि एसेट के साथ ही दिया हुआ है तो ये एसेट का ही पार्ट है जरूर। ये भी हमारा नॉन करंट लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ये तो हुआ नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू क्या होगा टोटल एसेट। तो नॉन करंट एसेट में देख लेते हैं, ये हमारा सबसे पहले नेट फिक्स एसेट यानी ग्रोस दे रखा है ना, तो ग्रोस में से आप 1,40,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट फिक्स एसेट हमारी कितनी आई 7 लाख। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको 14,000 रुपये, तो वो भी लिख दिया हमने। फिर हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये हमारी बेटा एसेट ही है, हम एडवांस देते भी है ना, लोन देते भी हम, तो दे दिया हुआ ये, तो ये आ गया। प्लस करंट एसेट हमारी कितनी दे रखी है 3,50,000। तो यहां से हमारा टोटल क्या आ जाएगा टोटल एसेट, और जो टोटल एसेट होता है वही क्या होता है हमेशा टोटल लायबिलिटी। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे इसको निकाल लेते हैं कितना है हमारे पास ये। तो यहां से ये टोटल आ गया हमारा 11,20,000 का। फिर नॉन करंट लायबिलिटी भी चाहिए हमें, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी हमारा क्या होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। दो क्वेश्चन में दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी दे रखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी दे रखा है। तो हमारा क्या हुआ ये लॉन्ग
टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये नॉन करंट लायबिलिटी का ही पार्ट होता है, यही दो अधिकतर आएंगे और यही दो आपको दिए भी हुए हैं। तो 4,20,000 प्लस 1,40,000 इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आ गया, 4 और 1 5 यानी कि 5,60,000। ठीक है बेटा। शेयर होल्डर फंड अब हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लायबिलिटी तो हमारे पास आ गया, अगर टोटल लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। यानी कि टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं माइनस कर दूं नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस कर दूं करंट लायबिलिटी, दोनों ही माइनस कर दूं तो क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर 11,20,000 माइनस नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आया, ये दोनों आया, यानी कि 5,60,000 और करंट लायबिलिटी में कितना है हमारा 2,80,000 है, तो ये माइनस कर दिया। तो यहां से क्या आ गया, शेयर होल्डर फंड भी आ गया हमारा। तो यहां से ये हमारे शेयर होल्डर फंड आ गया कितना, 2,80,000 आ गया। अब हमें तीनों रेशो निकालनी है, तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन में इक्विटी। डेट मतलब वही नॉन करंट लायबिलिटी और अपॉन में इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो ये हमने सब कुछ निकाल रखा है। हमारा डेट कितना है, 5,60,000, इक्विटी कितनी है 2,80,000, तो रेशो आ गई 2:1। टोटल एसेट टू डेट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट अपॉन में डेट। टोटल एसेट हमने निकाला हुआ है 11,20,000, तो टोटल एसेट अपॉन में डेट, डेट हमारा कितना, डेट कितना था 5,60,000, ये भी इत्तेफाक से कितने 2:1। फिर प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड हमने निकाल रखा है कितना 2,80,000, टोटल एसेट हमने निकाली हुई है 11,20,000 और यहां से इसको भी निकाल लेंगे कि हमारा कितना आया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये भी रेशो है, एक ये है एक ये है। ठीक है बेटा, बहुत ही ईजी काम है। या तो क्लियरली आपको फॉर्मूला गिवन होगा, अगर क्लियरली फॉर्मूला गिवन नहीं है तो आप बैलेंस शीट का यूज करके बस थोड़ा बहुत आइटम माइनर सा दिमाग लगाओगे तो सारे फॉर्मूले आपके बन जाएंगे और इजीली आप निकाल पाओगे। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर हमारा दिया हुआ है टोटल डेट्स दिए हुए हैं 60 लाख, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है कितना बेटा 2,50,000। ध्यान रखना शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस तो पहले से ही होता है, अलग से इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड किसका सम होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इनका सम होता है शेयर होल्डर फंड। यानी कि शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस पहले से ही है। करंट एसेट दे रखी है आपको 25 लाख, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख और आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो। ये दो रेशो आपसे पूछी है। टोटल एसेट टू डेट रेशो का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, यही फॉर्मूला होता है। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें एक तो टोटल एसेट तो दोनों के लिए चाहिए, ठीक है। तो टोटल एसेट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो क्या आपको एसेट की सारी फिगर गिवन है, नॉन करंट एसेट तो दी नहीं हुई, सिर्फ करंट एसेट दी हुई है, इसको एसेट साइड से तो नहीं निकाल सकते हैं। हमें पता है टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल एसेट के बराबर होती है, तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि टोटल लायबिलिटी या जिसको हम टोटल एसेट भी बोल सकते हैं, तो लायबिलिटी साइड से हम इसको हैंडल कर रहा हूं मैं। लायबिलिटी साइड में मुझे पता है शेयर होल्डर फंड आता है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का सम क्या होता है, टोटल डेट्स, है ना बेटा। तो टोटल डेट्स आपको दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड आपका 10 लाख रुपए है, टोटल डेट्स आपके दे रखे हैं 60 लाख रुपीज, तो यहां से ये आ गया 70 लाख रुपीज, ठीक है। यहां से क्या आ गया टोटल एसेट, टोटल एसेट तो आ गया डेट, डेट में क्या चाहिए हमें, नॉन करंट लायबिलिटी, टोटल नहीं चाहिए, तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, टोटल डेट्स सम होता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का। तो टोटल डेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या आ जाता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी आएगा। लेकिन हमें टोटल डेट्स का भी नहीं पता, टोटल डेट्स का तो पता है लेकिन करंट लायबिलिटी का नहीं पता, तो इसलिए हम ये वाला अभी यूज नहीं कर सकते। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल हमें पता है क्या होता है, सीए माइनस सीएल होता है। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है 5 लाख, सीए भी दे रखा है आपको 25 लाख, सीएल पता नहीं तो निकाल सकते हैं हम यहां से इजीली, ठीक है। इसको दे ले जाओ, इसको दे ले जाओ, तो सीएल इज इक्वल टू कितना हुआ 25 लाख माइनस 5 लाख इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 20 लाख। तो यहां से क्या निकल गई हमारी, सीएल निकल गई 20 लाख, यहां पुट कर दो। टोटल डेट्स आपको पहले से गिवन था 60 लाख और सीएल आपने 20 लाख निकाल ही लिए है,
तो यहां से ये आपका कितना आ गया बेटा 40 लाख। हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब टोटल एसेट हमें पता ही है कितनी है, 70 लाख है। तो टोटल एसेट में टोटल एसेट लिख दिया 70 लाख, और डेट कितना है हमारा 40 है, तो ये आ गया 40 लाख। और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में ही आएगा बेटा आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखो शेयर होल्डर फंड क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 लाख, तो यहां पे हमने लिखा 10 लाख रुपए लिख दिया। टोटल एसेट हम निकाल ही चुके हैं, टोटल एसेट कितनी थी 70 लाख, तो ये आ गया 70 लाख। तो ये यहां से भी निकाल लेंगे, ये जो भी आएगा वो हमारे लिए आंसर है। ये कितना आ जाएगा 0.7:1, ठीक है बेटा। इनको आप रेशियो में भी निकाल सकते थे, फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। फिर हमारा कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिफोर कैसे, इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लोन या डेट्स। ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है बेटा। नेट एनपी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर आईएनटी का मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हमें बिफोर प्रॉफिट चाहिए, बिफोर कौन सा, इंटरेस्ट ऑन टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स लेने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है बेटा। एक सीन क्या चलता है, ये चलता है सबसे पहले जो भी नेट प्रॉफिट होता है पहले हमेशा माइनस होता है इंटरेस्ट, ठीक है, जो आता है उसमें से माइनस होता है टैक्स, और इस प्रॉफिट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स से तो पहले इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। अगर तुम्हें आफ्टर से बिफोर पे जाना है ना, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, मान लो बिफोर है, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। बिफोर के बाद आफ्टर पे जाना है तो माइनस करेंगे, अगर आफ्टर से बिफोर पे जाना है तो उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब ये भी प्लस करोगे, ये भी प्लस करोगे, यहां पहुंच जाओगे। तो हमारा कितना है, ये कैसे करेंगे इसको, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाने के लिए क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसमें उल्टा चलेंगे, ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, यहां पहुंच जाएंगे। तो प्लस किया पहले टैक्स, फिर प्लस किया इंटरेस्ट। तो एक तो मैंने ये टैक्स को ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्या था टैक्स, और एक हमारा क्या ऐड करना है इंटरेस्ट, सारे इंटरेस्ट जो भी है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 75,000, ठीक है। इसमें प्लस कर दिया 9,000 जो टैक्स था, फिर प्लस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो कहां कहां, एक तो ये इंटरेस्ट है 5,000 रुपए क्लियरली इंटरेस्ट के नाम से लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। एक ये डिबेंचर भी थे, आपको पता होगा बैंक का इंटरेस्ट तो ये रहा, डिबेंचर का इंटरेस्ट कहीं नहीं दिया हुआ है। 50,000 के डिबेंचर हैं और 10% इसका रेट है, तो ये भी कितना आ गया 5,000 आ गया, ठीक है। तो टोटल हमारा 75,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, यहां से ये आ गया 94,000, ठीक है बेटा। तो ये हमारा 94,000 क्या आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इंटरेस्ट टोटल कितना है, ये 10,000 है। बस फॉर्मूले में पुट कर दो इसको, फॉर्मूले में पुट किया तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 94, और ये कितना है 10, तो ये कितना आ गया 9.4 टाइम्स। इसको हमेशा टाइम्स में निकालना है, इसको फ्रैक्शन में नहीं निकालना। उससे पहले की जितनी भी रेशो थी वो सब फ्रैक्शन में थी, यानी कि अपॉन में 1 करके लिखते थे। ये वाली रेशो हमेशा टाइम्स में आएगी, यानी कि जब भी आप आंसर लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे टाइम्स, फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या था बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इस पूरे जितने भी हमने रेशो आज पढ़ी हैं, इसमें एक मेन फंडा क्या है, ये समझने वाली बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि या तो क्लियरली फॉर्मूला दिया होगा, जो फॉर्मूला है उसकी इंफॉर्मेशन क्लियरली गिवन होगी। अगर क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है किसी फॉर्मूले की, तो आपको इस बैलेंस शीट को यूज करके फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, ओके। जैसे डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन में इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इसका और इसका सम होता है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। ऐसे भी निकाल सकते थे। शेयर होल्डर फंड निकालने का दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो तुम्हें टोटल लायबिलिटी दी है, टोटल लायबिलिटी में से टोटल डेट्स माइनस कर लो। टोटल डेट्स किसका सम होता है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का। तो घूम फिर के कहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे आप। या फिर अलग अलग दे रखी है तो इसमें से ये माइनस करो, फिर ये माइनस करो, फिर यहां पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो इसी तरीके से बैलेंस शीट को यूज करके हम बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जितने भी रेशो हमने अभी तक की हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, ये समझ लो सारी रेशो बैलेंस शीट से बन जाएंगी। तो आप इस बैलेंस शीट को अच्छे से फोकस करें, ठीक है, और फॉर्मूले जो भी हैं वो याद करें, लर्न करें, और फिर इजीली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
ठीक है बेटा, आज आप इसको करें, कोई डाउट आए तो पूछें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।